हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट सेशन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डी ब्रोगली रिलेशनशिप। भाई डी ब्रोगली ने एक रिलेशन दिया था। वैसे हमने डी ब्रोगली की इक्वेशन की थी, याद है किसी को? डी ब्रोगली इक्वेशन क्या कहती है? लैम्डा इक्वल एच बाय एम वी। यस, क्लियर है गाइज? ये रिलेशन की थी लास्ट लेक्चर में, लैम्डा इक्वल एच बाय एम वी। अब इसके बाद में एक रिलेशन आया था एंगुलर मोमेंटम। आप लोगों को पता होगा एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, एम वी आर इक्वल एन एच बाय टू पाई, है ना? इसी में अगर मैं टू पाई को इस तरफ ले आऊं और आर को मतलब टू पाई आर इधर रहेगा, एम वी को दूसरी तरफ ले आऊं, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। मतलब एंगुलर मोमेंटम से ही मैंने नीचे वाली इक्वेशन लिखी है, टू पाई आर इक्वल एन एच बाय एम वी। टू पाई आर क्या होता है भाई? सर्क्यूमफ्रेंस होता है। क्लियर है? सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल, है ना? ये सबको पता है, टू पाई आर सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, तो सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है, जो वेव, देखो ध्यान देना, जो वेव गोल गोल घूम रही है, ठीक है, वो वेव गोल गोल घूमते घूमते एक सर्क्यूमफ्रेंस बनाएगी, एक सर्कल, फिर दूसरा सर्कल बनाएगी, फिर तीसरा बनाएगी, फिर चौथा बनाएगी। सर्कल कैसे भी बने कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो ये न्यूक्लियस है, एक सर्कल ये बना दिया वेव ने, दूसरा सर्कल वो ऐसे बना रही है, तीसरा ऐसे बना रही है, कैसे भी बना सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन उस सर्कल की जो टू पाई आर, जो एक पूरे सर्कल की जो सर्क्यूमफ्रेंस बनेगी, वो एन एच बाय एम वी होगी। एम वी मतलब मास इंटू वेलोसिटी। नीचे जो लिखा हुआ वो मास इंटू वेलोसिटी है, ऊपर है एन एच। एन शेल नंबर है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन पहली शेल में है, एच से मल्टीप्लाई कर दो शेल के नंबर को, और एम और वी उसके मास, इलेक्ट्रॉन का मास तो सेम रहेगा, वेलोसिटी अलग हो जाएगी उसकी, है ना? तो उसकी वेलोसिटी अलग हो जाएगी। तो फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में मान लो इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, तो सेकंड शेल में उसकी वेलोसिटी अलग होगी, मास वही रहेगा, एन और एच वही रहेगा। मतलब सिर्फ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है शेल बदलने पर इलेक्ट्रॉन के, और वेलोसिटी में भले ही चेंज आ जाए, लेकिन वो उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर टू पाई आर, मतलब सर्क्यूमफ्रेंस, पूरा पूरा सर्क्यूमफ्रेंस हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब सर्क्यूमफ्रेंस ना बढ़ेगा ना घटेगा। ये बात समझ में आ रहा है? मतलब पर्टिकुलर शेल के लिए सर्क्यूमफ्रेंस फिक्स रहेगा। ये बात समझ में आई? पर्टिकुलर शेल के लिए, मान लो कि पहली शेल है, इसके लिए सर्क्यूमफ्रेंस मान लो 5 सेंटीमीटर आता है। दूसरी शेल है, इसके लिए सर्क्यूमफ्रेंस की वैल्यू आती है 7 सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रॉन तो लगातार घूम रहा है, वो तो यूं तो है नहीं कि वो इसी जगह पर घूमेगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? सबको क्लियर है बेटा? गाइस, आप लोग यही हैं? समझ में आ गया? मतलब सर्क्यूमफ्रेंस जो है वो उसी एरिया पर तो नहीं घूमेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, मान लो ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके कहीं पर भी हो सकता है। वो मैक्सिमम जो है वो न्यूक्लियस के पास रहता है। याद रखिए, न्यूक्लियस के पास देखिए डेंसिटी ज्यादा हो रही है, लेकिन कभी कभी न्यूक्लियस से दूर भी जाता है, कभी कभी न्यूक्लियस से दूर जाता है, बट ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के पास रहता है। ये बात समझ में आई सबको? ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमता है, और इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो वेव की तरह घूमता है। अब ये वेव इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना सर्क्यूमफ्रेंस जो है, उसका वो सर्क्यूमफ्रेंस टू पाई आर वो फिक्स रहेगा पूरे एक राउंड में। उसका राउंड फिक्स नहीं रहेगा, वो जगह फिक्स नहीं है कि वो कहां घूम रहा है, बट वो टोटल सर्क्यूमफ्रेंस फिक्स रहेगा। ये बात समझ में आई? कोई भी राउंड, पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी राउंड लगाए, वो राउंड जो है उस राउंड की टोटल वैल्यू फिक्स रहेगी। मान लो कि वो टोटल वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो वो हर बार 5 सेंटीमीटर ही कवर करेगा पहले लेवल में। अगर दूसरे लेवल में वो 7 सेंटीमीटर कवर कर रहा है, तो हर बार वो 7 सेंटीमीटर ही कवर करेगा, भले ही वो दूसरे लेवल में। अब देखो इलेक्ट्रॉन की वेव तो ऐसे ऐसे चलती है, तो हो सकता है कि वो ऐसे ऐसे करके कहीं न्यूक्लियस के पास से होके गुजरे, लेकिन टोटल टोटल वो 7 सेंटीमीटर ही कवर करेगी पूरे सर्कल में। घूम कहीं भी सकती है, लेकिन टोटल 7 सेंटीमीटर कवर करेगी। ये बात सबको समझ में आ गई? यस और नोट, प्लीज टेल मी। यस बेटा, सभी लोग यहाँ ही पर हैं क्या, या सब सो गए? सर आ गई है। आ गई? ठीक है, सोइए मत, जागते रहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसको हम बोलते हैं कि वेव जो है ना,
अगर मान लो कि कोई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई सीधी तो चीज नहीं है, वो ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे, तो अगर वो ऐसे ऐसे चल रहा है और उसका पाथ 7 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, पहली शेल में 5, दूसरी में 7 रहने वाला है, 2 पाई आर की वैल्यू फिक्स रहने वाली है, ये हमें समझ में आ रहा है। वो पाथ सेम नहीं है लेकिन 2 पाई आर सेम है, तो इसका मतलब हर बार वेव जहां से शुरू हुई थी ना ऐसे करके, तो वो वेव नेक्स्ट में यहीं पर ऐसे मिलेगी, ऐसे ही, तो ये नेक्स्ट अप डाउन ऐसे ही रहेगा, वो ऐसा नहीं कर सकती, यहां से शुरू हुई है, ठीक है, और फिर ऐसे करके मान लो यहां मिलने की बजाय ये वेव यहां नहीं मिल रही है, बल्कि वो क्या कर रही है, मैं उसके लिए आपको थोड़ा सा वो चीज करके दिखाता हूँ। देखो, इसको मैंने यहां से रब कर दिया, ठीक है, और यहां से भी रब कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वेव को कुछ ऐसा बना देता हूं, फिर यहां से वो ऐसे ऊपर उठेगी, तो देखो वेव ने वेव को कट कर दिया, ये समझ में आ रहा है, वेव उसी जगह पर नहीं मिली, इसका मतलब अब इस बार इसका सर्कम्फ्रेंस पूरा उतना ही नहीं रहेगा, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि इसने थोड़ा सा कट कर दिया पहले वाले टोटल सर्कम्फ्रेंस को, तो वेव जो है वो फेस में रहनी चाहिए, इसको बोलते हैं फेस में, मतलब वेव ऐसे होनी चाहिए या वेव ऐसे होनी चाहिए, अप डाउन अप डाउन, ये कभी भी ऐसे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, लास्ट में आके, मतलब सिंपल कहने का मतलब कि लास्ट में आके ये अपने ही पॉइंट से मिल जाए ऐसे करके, फिर अप डाउन जाए, यूं नहीं है कि ये यहाँ से अप नीचे हो रही है और इस जगह से ये अब नीचे होने की बजाय यहाँ से ये ऐसे ऊपर उठ के और इसको क्रॉस कर गई, ये समझ में आ गया, तो यानी ये मिल नहीं रही है, तो लास्ट पॉइंट जो है, मतलब टोटल जितने भी अप डाउन है उनका टोटल लेंथ बराबर रहेगा, वो टोटल लेंथ कम या ज्यादा नहीं हो सकता, अगर वो फेस में ऐसे आती है ना तो इसका मतलब टोटल लेंथ उसका बराबर नहीं रहेगा, सिंपल बात ये है, तो टोटल लेंथ बराबर नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब वेव जो है वो फेस में नहीं रहेगी, इसको बोलते हैं, देखो ये वेव है फेस में, इन द फेस, मतलब ये जैसे अप डाउन था टोटल वैसे ही रही, लेकिन ये वेव देखो यहां से ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, सबको समझ में आ रहा है, यहां इनके बीच में गैप नहीं है, आप ये सिंपल ये कह सकते हैं, तो ये आउट ऑफ द फेस है, यस गाइस, समझ में आया बेटा, अगर वेव आउट ऑफ द फेस जाती है इसका मतलब उसका सर्कमफ्रेंस बदल जाएगा, सर्कमफ्रेंस बदलेगा तो या तो सर्कमफ्रेंस छोटा हो जाएगा टोटल राउंड, या टोटल राउंड बड़ा हो जाएगा, अगर टोटल राउंड बड़ा हुआ तो न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, अगर टोटल राउंड छोटा हुआ तो न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा, जबकि हम जानते हैं ना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर जाता है, ना न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, तो वो एक फिक्स ऑर्बिटल की फिक्स एनर्जी लेवल पर घूमता रहता है, तो इसका मतलब वेव एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, उनका टोटल सर्कम्फ्रेंस अगर बराबर रखना है तो वेव फेस में रहनी चाहिए, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, ओवरऑल घूम फिर के वापस अपने फेस में रहेगी, समझ में आ गई ये बात सबको, दैट इज द रिलेशन, और वो ये रिलेशन है, क्लियर है भाई सबको, फेस में यस सर, यस सर, ठीक है, तो ये डी ब्रोगली रिलेशनशिप कि इसमें क्या होता है, वेव हमेशा फेस में रहती है, वो आउट ऑफ द फेस नहीं आती, 2 पाई आर जो वो NH/mv है, चाहे आप इसको एंगुलर मोमेंटम से निकाल लो, एंगुलर मोमेंटम से इसकी डेरिवेशन हुई है, ठीक है, वो एक ही फॉर्मूला वैसे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं कि मान लो हम एक न्यूमेरिकल करवा रखे हैं, यहाँ मैंने ध्यान देना कि लेट द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन द न्यूक्लियस, हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन कि न्यूक्लियस में हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है, तो देखो अब हमें ये पता है, याद है हैसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यस सर, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी, एम और वी क्या होता है भाई, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम होता है, तो इन दोनों को इकट्ठा मोमेंटम भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी भी लिख सकते हैं इसको, यह ध्यान रखना, तो डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू वी h/4 पाई होता है, ये हमें पता है हैसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ग्रेटर देन इक्वल होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये इक्वल ही है, ग्रेटर देन की तो बात नहीं करते, मतलब डिफ्लेक्शन कम से कम भी करेंगे तो भी इतना होगा, अगर ज्यादा गड़बड़ है तो फिर वो ग्रेटर देन, मतलब हमने मापने में मेजर करने में गड़बड़ की, तो हमने एक्स की वैल्यू भरी भाई, एक्स होती है पोजीशन, मैंने मान लिया कि न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है ना वो ये होता है 10⁻⁻15, क्लियर है, ये साइज ऑफ न्यूक्लियस है भाई 10⁻⁻15, तो मैं मान रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इतने एरिया में, मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहता है, तो मतलब उसकी पोजीशन 10⁻⁻15 है, ठीक है, ये मैंने मान लिया कि न्यूक्लियस के अंदर है तो मतलब 10⁻⁻15 है, अब बात करते हैं उसका मास कितना है, तो मास हमें पता है इलेक्ट्रॉन का कितना 9.1 10⁻31, तो ये 9.1 10⁻31 आ गया,
फिर डेल्टा वी, हम उसकी वेलोसिटी निकालेंगे। अब बाकी सब हमें पता है, एच की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पुट कर दी और 4 पाई 4 इंटू 3.14 पुट कर दिया। सब कुछ पुट करने के बाद मैंने उसकी वेलोसिटी निकाली। अब ध्यान रखना मैंने क्या पुट किया, उसकी पोजीशन को मैंने न्यूक्लियस के अंदर रखा है। मास पता था, वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, और यहाँ एच भी पता है और 4 पाई भी पता है, तो सब कुछ फिल कर दिया। तो न्यूक्लियस की पोजीशन मुझे निकालनी है, ओ सॉरी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन वो मैंने फिल कर दी, वेलोसिटी निकालनी, ठीक है। पोजीशन कहाँ फिल किया, न्यूक्लियस के अंदर। साइज ऑफ न्यूक्लियस इतना होता तो मैंने न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिट कर दी। अब बात आती है डेल्टा वी की वैल्यू मैंने निकाल ली, तो डेल्टा वी मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यू आती है। जब इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 5.77 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया भाई? अब ये वैल्यू देखो, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है स्पीड ऑफ लाइट, और ये स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है, 10⁻10 है देखो, और 5 है। भले ही 5 ना हो, ये 1 भी हो तब भी ये 10⁻10 तो उससे ज्यादा हो ही जाएगा। क्लियर है? ये समझ में आया? यानी अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसकी स्पीड जो है लाइट की स्पीड से ज्यादा हो जाएगी, और लाइट की स्पीड से ज्यादा अभी तक कोई स्पीड नहीं होती है। सभी साइंटिस्ट इस बात से एग्री करते हैं कि कोई भी चीज लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं चल सकती। इलेक्ट्रॉन तो पक्के तौर पर नहीं चल सकता। तो यहाँ देयर इज मोर, दिस इज मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा दिखा रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में तो नहीं रहता। ये इस फॉर्मूला से, इस डेरिवेशन से, या इस कह लो इस न्यूमेरिकल से, दिस इज नॉट डेरिवेशन, ये न्यूमेरिकल है। हमें ये पता होना चाहिए न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, 10⁻⁻15 होता है। तो इस इतना न्यूक्लियस का अगर साइज है, मीटर होता है इसका साइज, तो इतना न्यूक्लियस का साइज है, तो डेफिनेटली न्यूक्लियस के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन को मैं रख लूं और उसकी वेलोसिटी निकालूं, तो वो न्यूक्लियस के अंदर इतनी स्पीड से चलेगा जो कि पॉसिबल ही नहीं है, लाइट की स्पीड से ज्यादा। इसका मतलब न्यूक्लियस में नहीं होता, न्यूक्लियस से बाहर होता। ये इस न्यूमेरिकल से प्रूव होता है। क्लियर है? सबको समझ में आ गया बेटा? यस सर। आगे बढ़ते हैं अब जरा। तो अब आती है भाई न्यूक, सारे मॉडल्स कवर होने के बाद, सब कुछ समझने के बाद, फिर एक चीज आती है, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। स्क्रोडिंगर एक मैथमेटिशियन था, ठीक है, बहुत समझदार बंदा था, इंटेलिजेंट था ऑब्वियस है। उसने क्या किया कि हमने अभी तक बोहर मॉडल दे दिया, बोहर मॉडल में भी कुछ खामियां थी, बहुत सारी चीजों को नहीं बता पाता था, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं बता पा रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट से स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, ठीक है। जीमैन इफेक्ट नहीं बता पा रहा था, इलेक्ट्रिक इफेक्ट से स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हमने किया था, उसमें जो लाइनें पढ़ी थी हमने, वो सभी लाइनें जो हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हो तो वो लाइनें बढ़ जाती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड में डालते हो तो भी वो लाइनें बढ़ जाती हैं। उसका रीजन बोहर मॉडल नहीं दे पा रहा था। बोहर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी सिंगल इलेक्ट्रॉन पर एप्लीकेबल होती है, लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें बोहर मॉडल अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा था। स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी वो सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैथ के अंदर, अब देखो जरा, मैथ के अंदर मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं। देखो वेव ऐसे चलती है, ठीक है। अब इस तरह से कोई चीज चल रही है और न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है, इस तरह से चल रही है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रही है। तो वेव जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमती है तो वो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहती है। 3D में कहीं भी घूम सकती है, 3D में, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ नहीं, हाइट भी, वो कहीं पे भी, गोल बॉल की तरह। मान लो कि एक बॉल का एरिया है और बॉल के वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, तो वो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड भी रहता है और कहीं भी घूम सकता है बॉल के स्फेरिकल एरिया में। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखकर स्क्रोडिंगर ने एक वेव की इक्वेशन बनाई, ठीक है, और इसने इस इक्वेशन को नाम दिया गया स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बहुत फेमस इक्वेशन है, क्वांटम की शुरुआत यहीं से होती है, याद रख लेना। क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम फिजिक्स, सब चीजें यहीं से चलती हैं। तो देखो इसके, ये क्या है, करली स्क्वायर, करली, इसको बोलते हैं करली। करली का मतलब क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। समझ में आया भी पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन सुना होगा सबने, डिफरेंशिएशन कर रखा सभी ने। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होती है, पहले कोई मेरे को बताएगा डिफरेंशिएशन क्या होती है?
डिफरेंशिएशन का पता है किसी को? जनरल डेफिनेशन, कॉमन डेफिनेशन जो आपको समझ में आता हो, डिफरेंशिएशन बता सकता है कोई? स्लोप ऑफ टेंजेंट। सॉरी बेटा, दोबारा बताना। स्लोप ऑफ टेंजेंट। सिर्फ इतना होता है डिफरेंशिएशन? कुछ और इसको सिंपल वर्ड्स में बताना चाहो तो क्या होता है डिफरेंशिएशन? सर रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू कुछ और थिंग सर, और ये एक बहुत ही छोटे स्केल पे मेजर होता है। अब छोटे स्केल पर तो हम कैलकुलेटर लेके या कंप्यूटर लेके भी मेजर कर सकते हैं, तो फिर ये इतने डेफिनेशन, इतने क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूलाज क्यों दिए गए हैं डिफरेंशिएशन के लिए? आई वांट टू नो। इतने सारे फॉर्मूलाज, इतने सारे पंगे हम कैलकुलेटर से कर लेते ना किसी चीज को छोटा, तो या कंप्यूटर से कर लेते, लेकिन वैसा नहीं है, इसमें कुछ और चीज भी एडिशन में होती है। अब मैं आपको उसका थोड़ा सा व्यू बताता हूँ, जो आपको आता है वो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ उससे थोड़ा बेटर करने वाले हैं। देखो जरा क्या होता है, कोई चीज है एक, वो इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ, बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन क्या वो थोड़े देर बाद डिक्रीज भी कर सकती है? ऐसा हो सकता है कि कोई ग्राफ ऐसे बनता हो, अप जा रहा हो और फिर वापस डाउन जाता हो? ऐसा हो सकता है ग्राफ में? जैसे मैं सिंपल बता यस सर। सिंपल बता देता हूँ, हो सकता है ना। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, ठीक है, वो रिएक्शन, यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, रेट बढ़ता है टेम्परेचर के साथ, मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन कह लो, स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बढ़ेगी, तो रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, उसके बाद में स्पीड डाउन आ जाती है, बंद ही हो जाती है रिएक्शन। ऐसा कैसे पॉसिबल है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ रही है, फिर वो बंद कैसे हो जाएगी? एक लेवल आएगा, मान लो 2 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, तो मान लो आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा रहे थे और वाटर बन रहा था, लेकिन अभी क्या होगा, 2 लाख डिग्री सेल्सियस पर तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्शन नहीं करेंगे, केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन करेंगे, ब्लास्ट हो जाएगा बड़े लेवल पर, उनके एटम ही खत्म हो जाएंगे, हीलियम का एटम बनने लग जाएगा, समझ गए, या कुछ और एटम बनने लग जाएगा, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो जाएगी। तो इसलिए एक हद तक ग्राफ ऊपर जा रहा फिर वापस नीचे आ रहा है। तो अगर मैं कोई चीज ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ रही है, उसको एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तो दिखा ही नहीं सकते कि वो हो क्या रहा है उसमें, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लगाते हैं लिमिट, लिमिट लगाते हैं कि जैसे वेव ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, तो यहाँ डिफरेंशिएशन कैसे कवर होती है भाई? डिफरेंशिएशन का मतलब है छोटा सा पार्ट ले लिया, ये देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ कि इस हिस्से और इस हिस्से के बीच में ये वेव स्ट्रेट लाइन है, इस हिस्से और इस हिस्से के बीच में ये वेव स्ट्रेट लाइन है, समझ में आ रहा है? यानी इन दो हिस्सों के बीच में वेव जो है वो स्ट्रेट लाइन में काम करती है, क्लियर है। लेकिन अगर लिमिट नहीं लगाएंगे कि एक लिमिट तक की स्ट्रेट लाइन में काम करती है, उस लिमिट को पार करने के बाद वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहती, वो मुड़ती भी है भाई, मुड़ रही है ना वेव। इसलिए डिफरेंशिएशन में अलग अलग तरह के फॉर्मूलाज होते हैं कि किसी चीज को छोटा करना बहुत आसान काम है, सीधा छोटा कर लो, कैलकुलेटर से छोटा कर लो, 10 से डिवाइड, 20 से 50 से 1000 से लाख से करोड़ों से डिवाइड कर दो, छोटा हो जाएगा, है ना। लेकिन वो उस स्ट्रेट लाइन में छोटा होना चाहिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो मुड़ रहा है, जब वो छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, तो वो अप भी जा रहा है, डाउन भी जा रहा है, अगर ऐसा कुछ ग्राफ है तो हमारे लिए फिर हमें लिमिट यूज करनी पड़ती है। इस लिमिट तक तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसके बाद में ये मुड़ने लग गया, फिर लिमिट तक स्ट्रेट लाइन है, फिर मुड़ने लग गया, फिर लिमिट तक स्ट्रेट लाइन है, फिर मुड़ने लग गया। ये समझ में आ गया सबको? इसलिए लिमिट होना बहुत जरूरी है। तो लिमिट के बिना अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, वो तो फिर सीधा सीधा कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर एक होती है डिफरेंशिएशन कंप्लीट, एक होती है पार्शियल। पार्शियल यहां करली का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन है। अब ये करली का मतलब पार्शियल है, पार्शियल का मतलब ये पार्शियल क्यों करते हैं? क्योंकि कंप्लीट डिफरेंशिएशन उस चीज की जा सकती है जो चीज स्ट्रेट लाइन हो, सीधी सीधी। अब क्योंकि ये हमारी वेव तो बार बार मुड़ती रहती है, तो इसको पार्शियली थोड़े से लेवल पर यहां से यहां तक ही आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, पूरे लेवल पर इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ये समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? इसलिए इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन होती है, 2 बार डिफरेंशिएशन होती है, डबल डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन होती है। यस भाई, क्लियर हुआ सबको? समझ में आया बेटा? यस ये सर इसमें वही फॉर्मूले लगते हैं सर, क्या या चेंज हो रहे हैं? क्या कह रहे हो? सर फॉर्मूले वही लगते हैं या चेंज हो रहे हैं? हाँ, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूले वही लगते हैं बेटा, नो वरी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्मूले वही लगते हैं। लेकिन हाँ,
मतलब डिफरेंशिएशन वैसी होगी, लेकिन उसका मीनिंग बता रहा हूँ कि वो डबल डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है, और साथ में डबल डिफरेंशिएशन प्लस क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पे हमने किया तो देखो वेव जो है एक्स एक्सिस में भी है, वाई में भी है, क्योंकि वो दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ वहां कहीं भी घूम सकता है ना, 3D में घूम सकता है बॉल की तरह, तो इसलिए एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए, जेड एक्सिस के लिए, सभी के लिए हमने इस वेव की इक्वेशन को डिफाइन किया, ठीक है। बहुत मैथमेटिक्स लगा, बहुत मत्था मारा इसके लिए, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में डीप नहीं है ये कुछ भी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, तो यहाँ करली स्क्वायर साई डिवाइड बाय करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर साई डिवाइड बाय करली वाई स्क्वायर, करली स्क्वायर साई डिवाइड बाय करली जेड स्क्वायर, ठीक है, 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब ये तो इतना इतना समझ में आया, करली साई, करली स्क्वायर साई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर साई डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, करली स्क्वायर साई डिवाइड बाय जेड स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आ गई यहां तक? इसके बाद की इक्वेशन देखिए, इसके बाद में 8 पाई स्क्वायर एम, एम मास है, ई एनर्जी, वी पोटेंशियल डिफरेंस, एच स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर इनटू साई इक्वल होता है 0। ये इक्वेशन दी थी स्क्रोडिंगर ने, और ये इक्वेशन आपको याद करनी है, सिर्फ याद करनी है, इसका फिर कहीं और यूज करेंगे हल्का फुल्का, तब मैं आपको डिटेल बताऊंगा। इस इक्वेशन के थ्रू साई क्या होता है, इसमें साई जो है ना वेव का फंक्शन होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव कह सकते हैं, वेव फंक्शन होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव क्या होता है, अभी हाइट ऑफ वेव होती है, जो हाइट ऑफ वेव, याद है हाइट कौन सी थी वेव की, ये वाली हाइट ए, एम्पलीट्यूड, तो ये साई यही होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। क्लियर है, समझ में आ गया सबको साई क्या है, वेव का फंक्शन है ये, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है, और इसकी अकेले की कोई मीनिंग नहीं होती है, साई का कोई फायदा नहीं है अगर हमारे पास साई की वैल्यू, लेकिन जब हम साई का स्क्वायर करते हैं, जब हम साई का स्क्वायर करते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाती है, वॉल्यूम वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, किसी पर्टिकुलर जगह पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां सबसे ज्यादा होता है, यानी सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन साई स्क्वायर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन किस वॉल्यूम में है। जैसे मान लो मेरे पास ये एक न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये वाला एक एरिया है, यहां से यहां तक, इस एरिया में बॉल के अंदर बॉल है, इसे ऐसा समझो बॉल के अंदर एक बॉल है, और इस वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मोस्ट है, सबसे ज्यादा है, ठीक है, ये निकलेगा साई स्क्वायर से। समझ में आ गया साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये, साई जो है वो एम्पलीट्यूड या कह लो वेव फंक्शन है, ठीक है, और ये स्क्रोडिंगर इक्वेशन से ही निकाला जाता है। अब इसके डीप में हम नहीं जाएंगे कैसे निकलता क्या है, क्योंकि अब मैं आपको चीज बताता हूँ, ये है क्वांटम की शुरुआत, क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैथमेटिक्स, हर जगह पर क्वांटम आता है, तीनों साइंसेस के अंदर क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैथ आता है, तीनों भयंकर वाली साइंस है, नॉर्मल नहीं है, भयंकर वाली साइंस, ठीक है। और इनके लिए साइंटिस्टों ने कहा है कि अगर आपको लगता है कि आपको क्वांटम समझ में आ रही है, इसका मतलब आपको क्वांटम समझ में ही नहीं आ रही। समझ गए क्या कहते हैं साइंटिस्ट, कि अगर आपको लग रहा है कि आपको क्वांटम आ रही है, इसका मतलब आपको क्वांटम समझ में नहीं आती है, ठीक है। एक और साइंटिस्ट सर मेरे को नहीं आ रही क्वांटम, मतलब आ रही है, यूं कह सकते हो। एक और साइंटिस्ट ने कहा कि अगर आप क्वांटम में कंफ्यूज्ड नहीं है तो डेफिनेटली आपको क्वांटम समझ में ही नहीं आ रही, अगर आप कंफ्यूज्ड नहीं है तो इसका मतलब आपको क्वांटम का कुछ नहीं आता। तो ये एक इक्वेशन है जो शुरुआत है क्वांटम की, कि देखो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है, वेव की तरह काम कर रहा है, तो उसको क्या आप बता सकते हो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, यहाँ ऐसे ऐसे करके घूम रहा है वो, और ये लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर टाइम पर कहाँ है, इस इक्वेशन से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई, इम्पॉसिबल सा काम है ना। तो इसलिए ये वेव इक्वेशन बनाई गई थी, इस पे बहुत सारे रिसर्चेज हुए हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, अगर आप इसका सॉल्यूशंस निकालेंगे ना, तो मान लो कि मेरे पास हाइड्रोजन का एटम यहाँ है, अर्थ के ऊपर मैं यहीं बैठा हूं, और मैं मून पर, डिस्टेंस मैंने दिखा दिया मून, मून पर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा हूं, और वहां पर भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिलेगी 0.000 एंड सो ऑन 0, लेकिन कुछ ना कुछ मिलेगी, 100% जीरो नहीं होगी। यानी पूरे यूनिवर्स में किसी भी जगह पर अगर आप इस इक्वेशन को यूज करते हो, तो मेरे पास अगर कोई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, मेरे बॉडी में मान लो पानी है, हमारी सभी की बॉडी में पानी होता है, उसमें से एक मॉलिक्यूल मैंने उठा लिया,
और उस एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का एटम उठाया और उस हाइड्रोजन के एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जो कि मेरी बॉडी में ही है, लेकिन श्रोडिंगर कहता है कि वो कहीं भी हो सकता है, यूनिवर्स के किसी भी कोने पे हो सकता है, जबकि मुझे पक्का पता है कि वो मेरी बॉडी में ही है। ये है वो इक्वेशन, ये प्रोबेबिलिटी बताती है, संभावना, एग्जैक्ट नहीं बताती कि सच में वो वही है, ऐसा नहीं है, ये बताती है संभावना कि ऐसा हो सकता है। क्लियर है, ऐसा हो सकता है बट ऐसा है नहीं। तो फिर पता कैसे लगता है भी इलेक्ट्रॉन है कहाँ एग्जैक्टली? ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जहां बताती है कि वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी, यहाँ पर वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो यहाँ ही बताएगी कि न्यूक्लियस के पास है। एक मिनट बेटा, न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम बताएगी। अब आप यहाँ ढूंढना चाहो तो यहाँ भी बताएगी, लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इससे दूर ढूंढना चाहो तो यहाँ भी बताएगी कि यहाँ हो सकता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी वेरी 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 लेस है, लेकिन ज्यादातर संभावना तो यही है। तो यानी ये यूनिवर्स के किसी भी कोने में प्रोबेबिलिटी बताता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो जगह होती है उसी को हम एक्सेप्ट करते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल जगह है। बाकी के जो सॉल्यूशंस आएंगे इस इक्वेशन से, जो हम सॉल्व करेंगे फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, वो प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेड नहीं होती। तो एजिन वैल्यू और एजिन फंक्शन नाम की एक चीज होती है भाई, जो प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेड होती है वो एजिन वैल्यूज हैं, और वो जिस फंक्शन पर काम करती हैं वो एजिन फंक्शंस हैं। ठीक है, ये एक नाम है, बस नाम एक बार सुन लो, बाकी कुछ नहीं करना है इसका। तो यानी जो एक्सेप्टेड वैल्यूज और एक्सेप्टेड फंक्शंस होते हैं उन्हीं को ही लिया जाता है मोस्ट ऑफ द। देखो ये यूनिवर्स में कहीं पे भी बता देगी कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बता देगी, लेकिन मोस्टली प्रोबेबिलिटी जहां है हम वही मानेंगे इलेक्ट्रॉन को। तो जो मोस्ट प्रोबेबल जगह है वही इलेक्ट्रॉन होता है और उसी को एक्सेप्ट किया जाता है, बाकी की वैल्यूज को छोड़ दिया जाता है। आप इससे अनगिनत वैल्यूज निकाल सकते हो, इनफाइनाइट वैल्यूज। इसलिए ये कंफ्यूज करते हैं कि कौन सी वैल्यू ले और कौन सी ना ले, कहाँ आना चाहिए इलेक्ट्रॉन, कहाँ नहीं आना चाहिए, नहीं पता लगता, इसलिए ये बहुत कंफ्यूज करती है। दैट इज द थिंग। तो ये वो, यस बेटा अब बोलो। सर एक तरीका और भी तो हो सकता था ना कि एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर टाइम पे कहाँ हो सकता है, इसकी प्रेडिक्ट करने का। कि हम इलेक्ट्रॉन को ट्रेस नहीं कर सकते, पर वो जिस पाथ से गया उसको ट्रेस कर सकते हैं। पाथ को कैसे ट्रेस करोगे, कहाँ से निकल गया? जब सर इलेक्ट्रॉन, सर अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो थोड़ा बहुत चार्ज तो अपने अंदर से रेडिएट भी करेगा ना, तो वो नहीं चार्ज करता, नहीं करता। नहीं करेगा। अगर रेडिएट कर देगा चार्ज तो डेफिनेटली क्या होगा पता है, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, सर वो डीएक्सेलरेट होकर न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। यस आई एम सेइंग दिस, इसमें गिर जाता है ना? समझ गए बेटा? यस सर। ठीक है, और कौन क्वेश्चन पूछ रहा था? अभी आहद पूछ रहा था क्या? नो सर वो गलती से हो गया था। ओके ओके ओके, एनीवन एल्स? किसी और को कुछ पूछना है? क्लियर है? तो यानी कि ये प्रोबेबिलिटी को Yes, बताता sir. है, और ये वैसी प्रोबेबिलिटी को बताता है जो कि हमारे लिए सिरदर्दी बनी हुई है। तो हम उस चीज को ढूंढना चाहते हैं जिसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। आप इसको ऐसे समझ लो, सपोज दैट मैं ये पूछूं कि मैं सपोज दैट कि आप लोग समझो, आप लोग दिल्ली से, आप लोग लंदन जा रहे हो, दिल्ली से लंदन, ठीक है, एरोप्लेन से जा रहे हो। अब मैं आपसे ये कह दूं कि भाई मुझे एरोप्लेन में एग्जैक्ट लोकेशन बता दो आपकी। जब तक आप मेरे को लोकेशन बताओगे तब तक तो आपकी जगह जा चुकी होगी, हट चुके होगे वहां से, तो आप एग्जैक्ट लोकेशन कभी मेरे को बता ही नहीं पाओगे। क्लियर है? आप कहोगे लाइव लोकेशन शेयर कर देते हैं सर, है ना? अब इलेक्ट्रॉन के पास तो इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी है नहीं कि वो लाइव लोकेशन हमें शेयर कर सके, लेकिन हमें इसको ढूंढना है और इसकी अंदाजा लगाना है। तो मैंने आपकी स्पीड पता कर ली, वो पता कर लिया। देखो अब हम बहुत कुछ पता कर लेते हैं कि मैं आपकी स्पीड पता कर लूं, आपका एरोप्लेन किस स्पीड से जा रहा है, किस हाइट पे जा रहा है वो भी पता कर लूंगा। उसके बाद में आप किस रास्ते से जा रहे हैं वो भी पता कर लूंगा। तीनों चीजें पता करने के बाद भी मैं अंदाजा ही लगा पाऊंगा ना कि आप इस टाइम पर यहां हो सकते हो, क्योंकि हो सकता है आपके एरोप्लेन ने स्पीड कम या ज्यादा की हो सकता है हाइट कम या ज्यादा की हो सकता है जिस जिस लाइन से आप जा रहे हो उससे थोड़ा सा लेफ्ट इधर या थोड़ा सा इधर, समझ रहे हो मेरी बात, थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा मेरी तरफ, इधर या उधर। एरोप्लेन ऐसे चल रहा है, जरूर थोड़ा एक ही लाइन पे ऐसे चलेगा, वो लेफ्ट या राइट भी तो जा सकता है ना, थोड़ा बहुत इतना तो हिल सकता है। कि मान लो कि ये पाथ है आपका, जहां यहाँ आप दिल्ली से और मान लो इंग्लैंड जा रहे हो, ये पाथ है एरोप्लेन का, हाइट आपने फिक्स कर दी, हाइट भी एरोप्लेन की बदलती रहेगी, ये आप अच्छे से जानते हो। साथ में एरोप्लेन हो सकता है थोड़ा सा इस पाथ के साथ साथ चले, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, किसी भी रास्ते पे जा सकता है ना, लेकिन हमें पता है एग्जैक्ट रास्ता मिनिमम तो ये है, लेकिन वो थोड़ा बहुत ऐसे हल्का फुल्का टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है 1 किलोमीटर की रेंज में। 1 किलोमीटर वो इधर या 1 किलोमीटर इधर ऐसा चल रहा है, 1 किलोमीटर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, हाइट भी कम या ज्यादा हो सकती है। तो मैं एग्जैक्ट पोजीशन आपकी कभी नहीं पता लगा पाऊंगा, लेकिन मेरे पास इतना अंदाजा होगा कि मैं 2-3 किलोमीटर के एरिया में आपको बता दूंगा कि आप इस वॉल्यूम में कहीं ना कहीं पक्का है।
इस पर्टिकुलर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ना, हाँ approx value। अप्रोक्सीमेट, ये भी वही बताती है। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी आपको पर्टिकुलर वॉल्यूम में प्रोबेबिलिटी बता देगी कि भाई 90-99% आप यही हैं, हो सकता है कुछ छोटी मोटी और गलती होगी हो तो आप 0.1% तो कहीं भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ है। क्लियर है? तो ये प्रोबेबिलिटी बताती है भाई, दैट इज द थिंग। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा, साई जो है वो एम्पलीट्यूड होता है, लेकिन साई की अपने आप में कोई फायदा नहीं है, साई को निकालने का इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंट होता है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का वॉल्यूम बता देता है कि किस एरिया में ये हो सकता है। दैट्स इट। समझ में आ गया बेटा सबको ये? यस सर। ठीक है, बस ये इक्वेशन याद करनी है और इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, बाकी इसके ऊपर जब सर न्यूमेरिकल आएंगे। पेपर में मतलब जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे, मतलब इस इक्वेशन से भी आएंगे? इस इक्वेशन को ना आगे हम थोड़ा सा और डेरिवेट करेंगे, मतलब डेरिवेट तो नहीं, रट्टा मारेंगे, यहाँ पर रट्टा ही चलता है। क्वांटम में याद करना पड़ेगा, सीधी बात, ठीक है, उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है ज्यादा। तो 2-3 इक्वेशनें और लिखवाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 इक्वेशन लिखवाऊंगा। उन इक्वेशनों के अंदर हम कुछ चीजें देखेंगे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, और उनके चेंज करने पर वेव के फंक्शन में क्या चेंज आता है। तो 5-7 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे इसी इक्वेशन के बेस पर, और वो क्वेश्चंस नहीं, असलियत में उनकी इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी, फिर उसमें एक छोटी सी चीज होगी उसको आपको समझना पड़ेगा और फिर से उसको याद करना पड़ेगा। तो कुल मिला के याद ही करना पड़ेगा, एक हिसाब से क्वेश्चन और आंसर डायरेक्टली आपको वो याद करने पड़ेंगे। एडवांस लेवल पर वो क्वेश्चन आते होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को वो समझ में ना आए, याद ना हो, कोई परवाह नहीं है, उसको छोड़ भी सकते हो इसको, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, क्योंकि सब कुछ इसी का तो नहीं आने वाला। एक क्वेश्चन छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास मान के चलो 40% क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं, 40% क्वेश्चन छोड़ सकते हैं आईआईटी एडवांस के अंदर। केमिस्ट्री के पहले पेपर में 18, दूसरे में 18, 36 क्वेश्चन आते हैं, 36 में से 40% छोड़ दो, लगभग आप मतलब 20 क्वेश्चन करने हैं आपको 36 में से, समझ रहे हो, 20 क्वेश्चन ओनली। तो 16 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, 16 मैथ के भी छोड़ सकते हो, बट एट लीस्ट तो एक आधा टॉपिक अगर ऐसा आपको लगता है जो नहीं समझ से पा रहे, हालांकि हम उसके 5-7 ही समय डायरेक्ट क्रैम कर लो, अगर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अगर उसको अंडरस्टूड करने के लिए बैठ गए तो बहुत मुश्किल होगा। क्लियर है? तो इस तरह से इसको हमें कवर करना है। क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम क्वेश्चन डायरेक्टली करेंगे। अब आगे देखो भाई, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। तो यहां मैंने यही बताया था कि मान लो कि न्यूक्लियस है बीच में और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी दिखा रखी है। तो इस पर्टिकुलर रेड एरिया में यहां सबसे ज्यादा फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है। इसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। एक ही इलेक्ट्रॉन है, याद रखना, दिस इज वन इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग जगह पर ऐसे घूम रहा है। तो हम बोल देते हैं एक वॉल्यूम को पक्का पक्का पकड़ लिया मैंने कि इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी। इसके बाहर भी घूम रहा है वो थोड़ा बहुत, तो वहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यही प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन एक बादल बना देता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन पूरा बादल बना देता है। और कमाल की बात बताता हूं, हमारी लिमिटेशन और सोच देखिए कितनी छोटी है, हमें कितना कम आता है। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही काम करती है, यानी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल पर। अगर आप स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर काम करने के लिए अप्लाई करोगे तो अप्लाई नहीं होती, उसके सारे सॉल्यूशन गलत आते हैं। समझ में आया? सोचो, सिंगल इलेक्ट्रॉन पर भी प्रोबेबिलिटी संभावना बता रही है, एग्जैक्ट नहीं बता रही, और 2 पर तो इनको पता ही नहीं है, किसी साइंटिस्ट को आज तक कुछ पता ही नहीं है, ह्यूमंस को पता ही नहीं है आज तक कि क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन पर। समझ गए? फिर भी हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन करते रहते हैं और हमने ना उसे देखा, ना उसकी स्पीड अच्छे से पता, ना उसकी पोजीशन अच्छे से पता। 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी सिस्टम में तो हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि हमें सब कुछ पता है ना? इसका वह मतलब ये हो गया ना कि केमिस्ट्री बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। नॉट ओनली जस्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स में भी आएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो फिजिक्स के अंदर भी आता है, उसमें क्वांटम फिजिक्स होती है बेटा, वो थोड़ा हाई लेवल की होती है। केमिस्ट्री का तो मतलब सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस। क्योंकि केमिस्ट्री में एटम्स ही रिएक्शंस करते हैं तो हमें ये लेसन करना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है इस लेसन में, ये हमारा बेस है। लेकिन फिजिक्स जो है वो इस लेसन के और अंदर घुसती है। फिजिक्स में तो आपको बहुत डीप तक जाना पड़ता है, तो फिजिक्स के अंदर ये लेसन ज्यादा ब्रॉड लेवल पर आएगा अगर आपने हायर क्लासेस में इसको पढ़ोगे तो। लेकिन केमिस्ट्री में तो बस ये इतना सा ही आएगा, इसके बाद कहानी खत्म है। थोड़ा बहुत आगे मास्टर लेवल पर क्वांटम लेवल हम करेंगे, लेकिन वो अगर मास्टर लेवल आप लोग मास्टर लेवल केमिस्ट्री से करते हैं, बट वो क्वांटम लेवल फिजिक्स के लेवल का नहीं होता, वो केमिस्ट्री के लेवल का हल्का लेवल होता है। यानी हमारे यहाँ तो बहुत कम है ये, हमें तो रिएक्शंस पर ही फोकस करना है। बट क्योंकि रिएक्शन का बेस एटम होता है तो एटम को समझना तो जरूरी है हमारे लिए, इसलिए आप लोगों को ये लेसन डाला जाता है केमिस्ट्री के अंदर। मतलब हर लेसन को केमिस्ट्री में पार्टिसिपेट करवाने के लिए बहुत कुछ सोचते हैं साइंटिस्ट, बहुत सारी बातें होती हैं, तब आप जाके आपको बेसिक वगैरह डालते हैं और फिर आपको समझ में आना शुरू होता है सिस्टम।
तो भी देखो अब यहां पर बात आती है ऑर्बिट या शेल क्या होता है और ऑर्बिटल क्या होता है। तो याद रखना भाई, ऑर्बिटल वो होता है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट या शेल, अब ये याद रख लेना वर्ड शेल किसको कहते हैं, वो होता है सर्कुलर पाथ, जो चारों तरफ बोहर ने बोला था सर्कुलर पाथ होता है, इस पाथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, इसको बोलते हैं ऑर्बिट या शेल। समझ में आ गया भाई ऑर्बिट या शेल। और ऑर्बिटल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड से मिलकर बनने वाला ऑर्बिटल होता है। पहली बात, ये पहला पॉइंट था दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कैन बी मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। ए शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन ऑर्बिटल में कभी भी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। कैन नॉट बी मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकते। क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ गई। Yes. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो किसी शेल के लिए तो 2n स्क्वायर होता है, मतलब पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि आ गया 2। पहली शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, दूसरी शेल में 2 का स्क्वायर इंटू 2, 2 टू 4, 4 इंटू 2 8, तीसरी में 2 का क्या आएगा, सॉरी 3 का स्क्वायर इंटू 2, 9 दूना 18, चौथी के अंदर आएंगे 32, इस तरह से 2 2 8 18 32, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं शेल्स के अंदर। ये 2n स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। क्लियर है भाई, 2n स्क्वायर वाला फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो किसी पर्टिकुलर शेल में, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, बता देता हूं, ये सिर्फ ऑर्डर है ऐसा, लेकिन एक्चुअल में ऑर्डर क्या होता है, 2 8 8 18 18 32 32। फॉर्मूला तो आप निकालोगे उससे निकलेगा 2 8 18 और 32। फॉर्मूले से तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इससे आगे भी निकाल सकते हो, डोंट नो वरी, लेकिन इससे आगे निकालोगे तो इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने एटम ही नहीं होते, तो उसको निकालने का कोई फायदा नहीं है। ये 32 तक ही आता है, लेकिन एक्चुअल ऑर्डर ये फॉलो होता है 2 8 8 18 18 32 32। समझ में आ गया बेटा, एक्चुअल ऑर्डर ये तो आता है 2n स्क्वायर से, ये लेकिन फॉलो नहीं होता है। एक्चुअल ऑर्डर डबल कर दो बस, 8 8 को, 18 18 को, 32 32 को, इसको डबल कर दो। क्लियर है, तो ये इससे आता है। समझ में आ गया भाई, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, डोंट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ होता है तो सर्कल तो सीधा सीधा होता है, लेकिन ऑर्बिटल्स का डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। जब ऑर्बिटल्स की शेप करेंगे ना, एस ऑर्बिटल ऐसा सफेरिकल होता है, सफियर के जैसा, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप्ड होता है, ठीक है, डी ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप्ड होता है, डबल डम्बल शेप्ड ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से ये डायरेक्शनल होते हैं, इनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, डायरेक्शन का मतलब। और सर्कुलर तो सीधा सीधा 2D में उसकी कोई शेप नहीं है, तो वो डायरेक्शनल नहीं होते हैं। यस बेटा, ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया, शेल और ऑर्बिटल। शेल को ही ऑर्बिट बोलते हैं, शेल और ऑर्बिट एक ही बात है, ये ध्यान रख लेना। क्लियर है सभी को? Yes, sir. दैट्स इट। सर चलिए। ऑर्बिटल, सर ऑर्बिटल वो जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग की मैक्सिमम होती है। हाँ, इसको ऐसा समझ लो, ऑर्बिटल का मतलब है कि आप लोगों का घर का रूम, सपोज आप लोग इलेक्ट्रॉन हो, मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, मैं जिस रूम में बैठा हूं वो है ऑर्बिटल, और मेरा पूरा घर क्या है, शेल। समझ गए? यस सर। पूरा घर तो शेल है, शेल मतलब उस जगह में जहां मैं रहता हूँ वो शेल है। गली भी आती है, मोहल्ला भी आता है, ऐसे करके वो बहुत सारी चीजें होती है। तो आप यूं कह सकते हैं कि पूरा सिस्टम होता है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाया जाता है, ठीक है। लेकिन शेल का मतलब आप घर समझ सकते हो, और ऑर्बिटल का मतलब आप रूम समझ सकते हो फिलहाल, ठीक है। ओके सर। अब आगे सर बढ़, आपने अभी डबल वाला क्या बताया था? क्या बेटा? सर आपने अभी इसमें डबल वाला क्या बताया था, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में? डबल वाला ऑर्बिट ऑर्बिटल में क्या बताया था भाई? अच्छा, ये था बेटा, देखो सर ये 2 डबल होते हैं एक्चुअल में। 2 8 18 32 का रूल होता है जब 2n स्क्वायर से इसको फाइंड करोगे, लेकिन एक्चुअल रूल जो होता है ना, वो डबल 8 कर दो, डबल 18 कर नहीं दो। सर, ये डायग्राम से बताया था आपने। अच्छा, वो डम्बल शेप वाला वो बताऊंगा, वो डोंट वरी, वो शेप बताई थी ऑर्बिटल की। एस ऑर्बिटल सफेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप्ड होता है, डी ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप्ड होता है, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी बस ऊपर ऊपर से बताया, डोंट वरी, ठीक है। अभी ऊपर ऊपर से जस्ट हल्का सा बताया, आगे उसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको कल हम डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। आगे देखो बेटा,
अब इसी के अंदर क्वांटम नंबर। अब बात आती है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होते हैं? ये होता है एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो कि मैंने आपका एड्रेस देना है, तो मैं आपका एड्रेस पहले बताऊंगा, आप किस शहर में रहते हो, पहले देश का नाम आएगा, उससे पहले प्लेनेट का नाम आएगा, ऐसे करके एड्रेस देते हो तो ना। मान लो प्लेनेट को छोड़ देते हैं, सिर्फ देश को भी छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं स्टेट, कौन सी स्टेट में रहते हो, फिर कौन सी स्टेट के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से फिर आगे तहसील कौन सी है, ठीक है, डाकखाना कहाँ पर है, फिर आपका मोहल्ला कौन सा है, फिर आपका घर का नंबर कौन सा है, फिर आपका रूम कौन सा है। ऐसे करके हम इलेक्ट्रॉन का भी क्वांटम नंबर जो है इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, पर्टिकुलर एड्रेस। तो वो क्या कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। वो बहुत आसान है चारों। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ध्यान रख लेना, ठीक है, n से रिप्रेजेंटेड होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो n से रिप्रेजेंटेड होता है, याद रखना n। अब वो n की वैल्यू क्या होती है? n की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये याद रखनी है आपको, बहुत सिंपल है। या फिर KLMNO, 1 के लिए K, 2 के लिए L, 3 के लिए M, K से शुरू कर दो, बात खत्म है। क्लियर है भाई? लेकिन याद सिर्फ ये रखनी है। यस, 1 2 3 4 ही काम आएगी, KLMN काम नहीं आती। कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसे हल्के लेवल का कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ में आ गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट होता है। 1 2 3 4 वैल्यू होती है, पहली शेल, दूसरी शेल। ये शेल नंबर एक्चुअल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब शेल नंबर। दिस इज शेल, ये होती है शेल, ठीक है। ये समझ में आ गया भी? ये शेल है। क्लियर है सभी को? यस गाइस? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए ये शेल नंबर होता है, मैंने यहां मेंशन कर रखा। और ये क्या बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। nth शेल में, कौन सी शेल में, उसकी एनर्जी कितनी होगी। E2 पाई स्क्वायर me4 n स्क्वायर बाय डिवाइड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर इनटू आएगा z स्क्वायर। तो ये हमने जो फॉर्मूला किया था ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बताता है और यहीं से इसका एनर्जी आती है। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ गई? नेक्स्ट देखो अब जरा, दूसरा क्वांटम नंबर होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, या फिर एंगुलर, या फिर सब्सिडरी, या फिर सेकेंडरी। ये 3 4 नाम, सारे नाम, एक से ज्यादा नाम, सबके सब सेकेंडरी वाले इसी के हैं, दूसरे क्वांटम नंबर के। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। मैंने यहाँ एल मेंशन कर रखा है ग्रीन पेन से, देखिए एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है सब शेल। शेल नहीं, वो ऊपर वाला शेल था, हर शेल के अंदर सब शेल होती है। जितना शेल नंबर होता है उतना ही सब शेल होती है। शेल अगर 1 है तो सब शेल 1 ही मिलेगी, शेल 2 है तो सब शेल 2 मिलेंगे, शेल 3 है तो सब शेल 3 मिलेंगे, शेल 4 है तो सब शेल 4 मिलेंगे। ये बात समझ में आई सबको? जस्ट नाम, चारों नाम रट्टा लगाने हैं, याद रख लेना। एजीमुथल, एंगुलर, सब्सिडरी, सेकेंडरी नंबर एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी याद करना है। उसके अलावा आपको सेकंड वाला जो क्वांटम नंबर अभी हम कर रहे हैं और थर्ड वाला, ये 2 ही हैं जिनमें 2 फॉर्मूले आएंगे। बाकी पहला और लास्ट वाला तो बिल्कुल सिरदर्दी नहीं है। पहला n है 1 2 3 4, लास्ट वाला स्पिन क्वांटम नंबर है। हाफ स्पिन होती है पॉजिटिव, हाफ स्पिन होती है नेगेटिव। पहला और लास्ट बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये देखिए लास्ट वाला पहले बता देता हूँ। स्पिन क्वांटम नंबर होता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये होता है स्पिन क्वांटम नंबर। क्लॉकवाइज के लिए हाफ पॉजिटिव लगाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज के लिए हाफ माइनस लगाते हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसकी भी झंझट मेरे को लगता है खत्म है ना, इसको भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एजीमुथल सबशेल होता है, इसके अंदर फॉर्मूला करेंगे, नेक्स्ट पेज के ऊपर आएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तीसरे नंबर वाला होता है भाई, इसको m से या ml से रिप्रेजेंट करते हैं। छोटा l पैरों में लगेगा, ml या m। और ये होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल होते हैं एक शेल में, ये इसके लिए भी एक फॉर्मूला करने वाले हैं। समझ में आ गया? ये इनके नाम है और क्या काम है, नाम और काम एक एक लाइन में डायरेक्टली लिखे हुए हैं, सारे आपको अच्छे से याद करने हैं। हो जाएंगे याद सबको? ये लर्न करना है। यस गाइस? Yes, sir. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए जरा, अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसको फाइंड कैसे करते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ द लेक्चर है और इसी के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इस लेसन में, ठीक है। इसके बेस पर उससे पहले जो फॉर्मूले किए, बोहर मॉडल इंपॉर्टेंट था इस लेसन में। पहला बोहर मॉडल इंपॉर्टेंट, उसके सारे फॉर्मूले। दूसरा वो वेव वाला जो बताया था, वेव के अंदर E इक्वल h इंटू न्यू होता है और C इक्वल न्यू इंटू लैम्डा होता है। और हमने क्या किया था, रेडबर्ग फॉर्मूला किया था,
है ना, वो 3-4 फॉर्मूले छोटे छोटे। बोहर में 4-5 फॉर्मूले हैं, टोटल 10-12 फॉर्मूले तो इन दोनों में आ जाते हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट काम ये वाला है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे डायरेक्टली, छोटे छोटे रूल्स हैं और लेसन खत्म। ओवरऑल बता दिया लेसन में टोटल क्या है, ठीक है। बोहर फॉर्मूला और वेव वाला जो मैंने करवाया था, और बोहर फॉर्मूला वाला, ये 2 लेक्चर इंपॉर्टेंट है। और तीसरा इस लेक्चर में सिर्फ ये है और कुछ खास नहीं है, जस्ट ये। अब ये होता क्या है, चलिए इसी के बारे में अब डिस्कशन करते हैं। तो देखो भाई जरा, मान लो कि n की वैल्यू 4 है, ठीक है, यानी चौथी शेल की बात कर रहा हूं। प्रिंसिपल शेल मतलब 4th शेल, शेल नंबर है ना ये, तो ये शेल होती है, ये आपको पता है, मैं बता भी चुका हूं, ये शेल नंबर है, ये शेल नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल शेल है। n की वैल्यू 4 है। अगर n की वैल्यू 4 है तो मैं एक चीज बता देता हूं, इसका फॉर्मूला देखिए, सब शेल की कैसे निकालते हैं, सब शेल, हाउ टू फाइंड द सब शेल। तो सब शेल के लिए कैसे निकालते हैं भाई, सब शेल होता है l, ये बताया था हमने, और उसकी वैल्यू होती है 0 से n-1 के बीच। n में से 1 घटा दो, जो शेल नंबर है उसमें से 1 घटा दो, 3 बच गया, 0 जोड़ दो तो फिर से 4 आ गया। तो जितनी शेल हैं उतनी ही सब शेल हो जाएंगी। 0 जोड़ने का मतलब 0 को एक एंटिटी लेना है, एक क्वांटिटी लेके चलना है, 0 को 0 नहीं मानना, समझ गए ना। तो जितना शेल नंबर है, 4 शेल नंबर है, इसका मतलब उसमें 4 सब शेल होंगी। क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ गई? यस गाइस, सर रिपीट कर दो। Yes, देखो जितना शेल नंबर सर है, एक बार बता दो। हाँ बता रहा हूं बेटा, दोबारा से सुनिए। शेल का मान लो चौथी शेल है, 4th शेल है इलेक्ट्रॉन एटम की, इलेक्ट्रॉन के अंदर 4th शेल है। तो मान लीजिए यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, 4th शेल, ये है 4th शेल। 4th शेल के अंदर कितनी सब शेल होंगी, सब शेल, इस शेल के अंदर ना 1 2 3 4 ऐसे 4 सब शेल होने वाली। जो नंबर है ना शेल का, उतनी ही सब शेल होती है। मान लो ये पहली शेल है, फर्स्ट शेल है, दूसरी शेल है तो उसमें 2 सब शेल होंगी, सेकंड वाली है, तीसरी शेल है तो उसमें 3 सब शेल होंगी, ये थर्ड वाली शेल है, इसमें सब शेल 3 है, चौथी वाली में 1 2 3 4 4 सब शेल होने वाली हैं, ये 4th वाली शेल है। समझ में आया? यस सर। तो शेल का नंबर 4 है तो सब शेल होंगी 4, लेकिन उन चारों के नाम क्या होंगे? उन चारों के मैथमेटिकल नेम है 0 1 2 3, यानी n जो शेल का नंबर है। अब ध्यान दीजिएगा, जो शेल का नंबर है, यहां पर आपके पास जो शेल का नंबर है, उस शेल के नंबर के अंदर, उस शेल के नंबर के अंदर से 1 घटा दो और 0 से स्टार्ट करना है, बस इतना करना है। तो 4 शेल का नंबर है, 1 घटा दिया, 3 बचा, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3, ये इनके मैथमेटिकल नंबर है। टोटल तो 4 ही बनेगा, याद रखना। और 0 को बोलते हैं S, 1 को P D F, SPDF, ये भी आपको याद करना है कि 0 को S बोलते हैं, फिर P आएगा, फिर D आएगा, फिर F आएगा, और इसको नीचे सीक्वेंस सारा लिख रखा मैंने, SPDF GHIJ KLMNO PQ RSTU VWXYZ सारे। लेकिन मोस्टली सिर्फ FG तक ही शेल सब शेल्स को काउंट किया जाता है, G तक, G से ज्यादा याद नहीं करना है, फिर भी G से आगे तो ABC को बढ़ाना है। लेकिन यहाँ SPDF, ये 4 नाम है इनके। क्लियर है भाई? सब शेल्स के नाम, S मतलब 0 सब शेल, P मतलब 1 सब शेल, D मतलब 2 सब शेल, F मतलब 3 सब शेल। क्लियर है सभी को? समझ yes, में आ sir. गया? अब आगे देखिए, Yes, sir. मैंने बोला था क्या बेटा, कोई कुछ बोल रहा था? चलिए, तो अब मैंने बोला था कि एक तो सब शेल प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो सब शेल आपको पता लग गया, जितनी शेल का नंबर है उतनी ही सब शेल होने वाली है, और उनकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, तो 0 से स्टार्ट होगी तो शेल में से 1 कम कर दो और 0 से स्टार्ट करके कर दो, और उनके नाम होंगे SPDF GHIJ KLMNO। उसके बाद में अब मैंने बोला था सब शेल के बाद आता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल भी आपको तकलीफ देगा, क्योंकि पहली शेल कभी तकलीफ नहीं देती, प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है ये कभी तकलीफ नहीं देता। दूसरा और तीसरा इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, चौथे वाले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो मैंने लिखा ही नहीं चौथा। तो देखो तीसरे वाला क्या होता है, सब्सिडरी ऑर्बिटल वाला ना, तीसरा वाला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M4 मैग्नेटिक, ये -L से, इसकी वैल्यू होती है -L से +L तक इंक्लूडिंग 0, 0 को इंक्लूड करना है -L से +L तक। क्लियर है भाई? ये समझ में आया इसका फॉर्मूला क्या कह रहा है? -L से +L तक इंक्लूडिंग 0, दैट इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब
अब हमारे पास L की वैल्यू तो 0 भी है 1 भी है, तो क्या सबके लिए अलग अलग निकालना है? यस, हर एक L की वैल्यू के लिए ऑर्बिटल निकलेगा। 0 के लिए 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 प्लस का 0 माइनस का 0 कोई मीनिंग नहीं, यानी कि एक ऑर्बिटल होता है। S सब शेल में एक ऑर्बिटल है। P में P की वैल्यू होती है 1, इसका मतलब -1 +1 0। समझ में आ गया सबको? और इसके अंदर टोटल कितने हो गए? 3, यानी P में 3 ऑर्बिटल होते हैं। D की वैल्यू होती है 2, तो इसके अंदर -2 से +2 तक इंक्लूडिंग 0 टोटल हो गए 5 ऑर्बिटल होते हैं D सब शेल में। F के अंदर 7 होंगे, -3 से +3 तक इंक्लूडिंग 0, टोटल 7 बनेंगे। तो देखो 1 3 5 7, 2 बढ़ाते जाओ, आगे वालों में सब में 2 बढ़ते जाएंगे, ये सीक्वेंस भी आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। ये बात समझ में आई सबको? हर यस बेटा, सर इसके अंदर जो ये एसपीडीएफ होते हैं, इनके अंदर जैसे बोहर मॉडल की तरह है कि एक शेल के अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके अंदर भी होता है कि 2 8 8 18 32 32 होते हैं। वो इसी से मिलकर बनेगा, आगे देखेंगे, डोंट वरी। लेकिन पहले फिलहाल इसको याद कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला काम है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे उल्टे सीधे घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, तो अब आपको क्या करना है, हर L की वैल्यू के लिए -L से +L तक इंक्लूडिंग 0 अलग अलग वैल्यूज निकालनी है, और वो होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। पहली सब शेल में एक ऑर्बिटल है, दूसरी में 3 है, तो दूसरी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 दूना 6। तीसरी में कितने हो गए? D में 5 दूना 10, D में 10 होते हैं, P में 6 होते हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और F में कितने होंगे? 7 ऑर्बिटल हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है? तो यानी कि D, अब मैं यहां पर उसको लिख रहा हूं, S के अंदर, कलर चेंज कर लेते हैं, चलो, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P के अंदर 6 आ सकते हैं, D के अंदर 10 आ सकते हैं, और F के अंदर 14 आ सकते हैं। ठीक है भाई, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फिलअप हो सकते हैं। S के अंदर कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? समझ में आ गया? मैक्सिमम है ये। और इसका रीजन देखो, P के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो P के 3 ऑर्बिटल हैं, तो टोटल 6 आ गए। समझ में आया सबको क्या ये वाला सिस्टम? ठीक है, तो अब देखो जरा, मैं अगर आपको प्रिंसिपल नंबर दे रहा हूं, यानी कि प्रिंसिपल जो हमारी वो होता है, क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम शेल बोलते हैं, ये n की वैल्यू दे रहा हूं 3। तो अब मुझे बताइए, शेल के बाद सब शेल आता है, सब शेल कितनी होंगी इसमें? सब शेल बता सकते हैं? 0 to n-1। दोबारा से आपके सामने टेबल बना रहा हूं, 0 to n-1, और ये टेबल आपको बनानी आनी चाहिए बेटा, सभी को आनी चाहिए। 0 to n-1, यानी मैं लिखूंगा 0 1 और 2। क्लियर है? यस सर। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं भाई? सब शेल को रिप्रेजेंट करते हैं L से। एल से। इसके बाद में अब आएगा ऑर्बिटल, तीसरा वाला ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल निकालने मुझे कितने ऑर्बिटल्स आएंगे? तो मुझे पता है -L से +L के बीच में वैल्यू होती है विद 0, है ना? +L विद 0 को इंक्लूड करना होता है। ठीक है, तो यानी कि अब देखो, इसके लिए अब 0 का मतलब है यहाँ पे S, इसका नाम भी आपको आना चाहिए। S ऑर्बिटल है, 0 और S सब शेल है। 1 का मतलब है P सब शेल है, 2 का मतलब है D सब शेल है। ये याद रखना, ये भी लिखने हैं साथ में। तो S, अब इसके लिए अगर मैं ML, ये होता है ML ऑर्बिटल होता है, ML या M अकेला लिख सकते हो ऑर्बिटल के लिए। तो इसके लिए वैल्यू क्या आएगी? S 0 के लिए 0 +0 -0 और 0 0 रहेगा। P के लिए 1 है, तो +1 0 -1, टोटल 3 ऑर्बिटल हो गए, 3 ऑर्बिटल है। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। क्लियर है? क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें एक ही ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2 आएंगे। समझ में आ गया भाई? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मैं लिख रहा हूं। नेक्स्ट देखो, D के लिए हम +2 +1 0 -1 -2, टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 5 ऑर्बिटल हो गए, है ना? तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, याद रख लेना। ठीक है, तो इस तरह से आपने n की वैल्यू 3 के लिए भी बना लिया। ठीक है,
तो ये अब बात करते हैं स्पिन की। तो देखो एक ऑर्बिटल में मान लो कि एक ऑर्बिटल है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो दोनों का स्पिन अपोजिट होता है। एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये याद रख लेना। क्लॉकवाइज के लिए स्पिन होती है प्लस का हाफ, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस का हाफ। इसको मतलब क्लॉकवाइज का मतलब प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब माइनस हाफ, ये नाम दे रखे हैं और कुछ नहीं है। सर एक बार मेरा नेट लैग हो गया था बीच में, आपकी आवाज कट गई थी। क्लॉक ये मोशन इलेक्ट्रॉन के घूमने वाला वापस बताना। देखो हमने पढ़ा कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की ना स्पिन उल्टी होगी। एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर है? अपोजिट स्पिन होगी दोनों की। और वो स्पिन को नाम क्या देते हैं ये लोग? प्लस हाफ का मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है, माइनस हाफ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। प्लस और माइनस हाफ में उसको कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन। स्पिन क्वांटम नंबर बिल्कुल आसान है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दोनों का स्पिन अपोजिट होगा, बात खत्म। एक का पॉजिटिव हाफ, एक का माइनस, तो चौथे वाला मैंने लिखा ही नहीं। शेल नंबर भी बहुत आसान है, 1 2 3 4 या KLMNO लिखते हैं उसको, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच गए बीच के 2, सब शेल एंड ऑर्बिटल। तो सब शेल की वैल्यू क्या होती है भी? 0 से n-1, L से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर वाला फॉर्मूला याद कर लो। और ऑर्बिटल क्या होते हैं? ML से रिप्रेजेंट करते हैं, -L से +L इंक्लूडिंग 0। ठीक है, अब हर एक L की वैल्यू के लिए ML की अलग या M की अलग वैल्यू आएगी। तो मान लो कि थर्ड शेल है, थर्ड शेल में 3 और सब शेल होंगी, 0 1 2। ठीक है, अब 0 के लिए ML की अलग वैल्यू होगी, उसके लिए ML के लिए माइनस से प्लस तक, तो 0 के लिए तो माइनस से प्लस सब 0 ही है। 1 के लिए -1 से +1 तक, 2 के लिए +2 से -2 तक इंक्लूडिंग 0। इस तरह से नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल्स बढ़ते जाएंगे और लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? ये बात सबको समझ में आ गई बेटा? यस सर। ठीक है, यस सर। तो अब मैं आप लोगों से ना, ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। सर ये जैसे Ne3 है तो हमने 3 शेल बनाई है। क्या क्या बेटा? ये N जो 3 है ना, ये N, तो इसलिए हमने 0 1 2 लिया है। अगर 4 होता तो हम 3 भी लेते। बिल्कुल, अगर 4 होता तो 3। देखो ऊपर फॉर्मूला लिखा ना, 0 to n-1, n में से 1 घटा दो और 0 से स्टार्ट करो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ना, मैं थोड़ा उसी कंफ्यूज हो formula रहा था, मैं आप समझ गया कि ये ऐसे है। हाँ ठीक है। चलो अब मैं आपको ना एक और आप लोग खुद बनाने वाले हो, ठीक है? तो उसी के लिए चलिए, तो एक मेरे को बना के दिखाइए। मैं n की वैल्यू आप लोगों को दे रहा हूं। n की वैल्यू सपोज n जो है, n इक्वल है 5 के। 5 बड़ा हो जाएगा वैसे, चलो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। n इक्वल है 5 के, तो ये शेल का नंबर हो गया भाई। सब शेल क्या होंगी? सब शेल आप लोग मुझे बताइए, सब शेल क्या होंगी? 0 to 4, सर 5 0 1 2 3 0 से 4 2 3 4 5 होगी बेटा, टोटल 5 होंगी। ठीक है, ये हो गई। इसका नाम क्या होगा जीरो वाली का? S एस। इसका P पी। नेक्स्ट D डी। नेक्स्ट F F एफ। और G इसका G GHIJ कैसे शुरू होगा? ठीक है, अब ऑर्बिटल की बात करते हैं। ऑर्बिटल्स या इसको M से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या था? 0 to n-1 टू n-1 है इसका फॉर्मूला, याद रख लेना, 0 to n-1। हालांकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी, 0 से सीधा स्टार्ट कर दो, 0 से 4 तक। ऑर्बिटल बताओ, S के लिए ऑर्बिटल +L 0 -L करना है, इंक्लूडिंग 0 है ना, तो ये तो 0 रहेगा। P के लिए बोलो। -1, 1 0 +1 -1 0 और +1 आप ऐसे भी कर सकते हो, +1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस से करेंगे सबको स्टार्ट, तो -2 -1 0 +1 +1 +2 कितने हो गए टोटल? यहाँ कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं? 1। यहाँ कितने आ रहे हैं? 3। यहाँ कितने आ रहे हैं? 5। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सबको 2 मिलेंगे। F वाले में कितने होंगे? 7, -2 +1 +2 +3। ठीक है, टोटल हो गए 7। ठीक है, तो 1 3 5 7 यहाँ से सीक्वेंस बन रहा है। ये भी अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जरूरी नहीं कि इसको कैलकुलेट ही करके देखना हमेशा। फिर इसके लिए -4 -3 -2 -1
0 +1 +2 +3 एंड +4, टोटल हो गए 9, ये 9 बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया? यस सर। सर तो यहाँ देखो जरा ध्यान से, अगर मैं ये कहूं कि 5th शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए, तो मेरे को बताइए, आंसर दीजिए। सर 18 इलेक्ट्रॉन्स। गलत है। 5th शेल में, पूरी 5वीं शेल में, 5वीं शेल में सारी सब शेल, सारे ऑर्बिटल आ गए। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसका एक ऑर्बिटल तो ये रहा, 3 ये रहे, 5 ये रहे, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, 6 इसमें होंगे। समझ में आया? सारे इलेक्ट्रॉन काउंट करके टोटल number of पांचों जो बनाई है, पांचों की गिनेंगे सब कुछ। हाँ, तो वो पूरी शेल में पूछी है मैंने। यस सर, यस सर। बताओ फिर कैलकुलेट करके। तनीषा ने आंसर दिया, देखें क्या आंसर सही बैठेगा। सर 50। 50 आएगा। 10 और 14 हो गए 24, और 6 हो गए 30, और 2 32, और 18। यस ठीक है, सर, 50 आ रहा है टोटल। 50 आएगा। ठीक है, अब एक चीज बताओ, मैं ध्यान से सोचना मैं क्या पूछ रहा हूं। डी सब शेल के -2 वाले ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन बताइए कि क्या होगी। डी सब शेल के -2 वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होगी? -हाफ। ये -2 वाले में, डी सब शेल के -2 में एक ऑर्बिटल, -2 एक ऑर्बिटल का नाम है, उसके अंदर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उनकी स्पिन बताइए। समझ में आया किसी को? सर -हाफ। सर एंटी क्लॉकवाइज। एक हाफ और माइनस हाफ। बेटा सुनो सुनो सुनो, जब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक की प्लस हाफ, एक की माइनस हाफ। समझ में आ गया? सर कैसे करेंगे? -हाफ होगा ना? अरे नहीं, -2 तो ऑर्बिटल का नाम है, देखो -2 ऑर्बिटल का नाम है, दिस इज ऑर्बिटल। ठीक है, अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों का क्या होगा? -हाफ और प्लस एक का प्लस हाफ होगा, एक का माइनस हाफ होगा। दैट्स इट, बात खत्म भाई। यस सर। क्लियर है? बस फिर ऐसा होगा। फर्दर अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं। 5th शेल के एफ सब शेल के अंदर, एफ सब शेल में, 5th शेल है, 5th शेल का नंबर तो 50 है, एफ सब शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एफ सब शेल में? 14। 14। एफ में 14 होंगे, एफ में सामान Yes, sir, 14। समझ में आ गया? ठीक है। यस सर। और चलो इतना काफी आई थिंक है ना। सर जितने आप बोलो। इजी पूछ रहे हो उतने आएंगे टेस्ट में। अरे ये कुछ इसी तरह से घुमा के आते होते हैं बेटा, ये सीधे नहीं आते हैं, थोड़े से घुमा के आते हैं। ठीक है, ओके वो सर। पूछेगा। अब मैं वही एक और चीज आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, सुनिए। मैं आपको पूछ रहा हूं कि शेल का नंबर तो 5 ही है, ठीक है, शेल है 5वीं, सब शेल जो है, सब शेल जो है वो सेकंड है। सेकंड मतलब जरूरी नहीं है ना कि पूरी शेल भरी हो, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, जरूरी नहीं है पूरी शेल भरी हो। ठीक है, तो मैं सीधा ही क्वेश्चन पूछता हूं, बल्कि ऐसे नहीं पूछते। मान लीजिए कि एक कोई एटम है, ठीक है, एनीथिंग एल्स, कोई भी एक एटम है जिसके अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन होता है 6 इलेक्ट्रॉन वाला, है ना? तो कार्बन का जो छठा इलेक्ट्रॉन है, छठा इलेक्ट्रॉन, उसकी स्पिन बताओ क्या होगी। अब सर एक और प्लस चीज हाफ बता और देता हूं, माइनस हाफ। सुनो सुनो -हाफ +हाफ। सुनो सुनो पहले ध्यान सुनो। अगर छठा इलेक्ट्रॉन सिंगल अकेला भरा हुआ है, एक मतलब मान लो कि जो 6th इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल में अकेला रह गया, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आपने छठा भरा तो छठा एक ऑर्बिटल में अकेला रह गया, तो वो पॉजिटिव हाफ ही दिखाएगा, नेगेटिव नहीं बोलेंगे, उसको पॉजिटिव ही गिनते हैं। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, अकेला इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा, और दूसरा नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर अकेला इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा पॉजिटिव हाफ ही दिखाएगा। तो छठे इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताओ जरा। सर उसमें अकेले कैसे बचेगा इलेक्ट्रॉन?
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लिखेंगे बेटा, देखो कैसे लिखेंगे, ठीक है। हम बोलते हैं कि पहला कार्बन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, n की वैल्यू कितनी है, अगर मान लो कि n की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो इसका मतलब सब शेल कौन सी होगी, 0 और 1। 0 के अंदर तो हो गया एक ऑर्बिटल, ठीक है, 1 के अंदर हो गए 3, -1 0 +1, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं 2, इसमें आ सकते हैं 6, हमें तो टोटली 6 भरने हैं, तो इसका मतलब सेकंड शेल में मेरे पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो चारों इलेक्ट्रॉन इन 3 ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। समझ में आया कैसे भरे जाएंगे, पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल भर दीजिए। उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो दूसरा या तो इसमें आएगा या इसमें आएगा या इसमें आएगा, किसी में भी आ सकता है, तीनों में से डबल हो जाएगा वो, है ना, समझ में आया। Yes, sir. Yes. तो दूसरा इलेक्ट्रॉन, अब मैंने बोला अगर पहला इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में भर रहा है तो पॉजिटिव होता है हमेशा, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेगा तो उसकी तो नेगेटिव आएगी स्पिन, Yes, sir. तो इसका मतलब छठे इलेक्ट्रॉन की स्पिन कार्बन के अंदर नेगेटिव आएगी। अभी क्वेश्चन लगा कुछ आसान था, मुश्किल था, सर फिर से बता देना सर लास्ट के। फिर से बताता हूँ, चलो फिर से सुनो। देखो कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने पूछा छठे इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताइए, तो छठे इलेक्ट्रॉन का आपको स्पिन निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे किसमें, मान लो n की वैल्यू 2 है, सेकंड शेल है, तो पहला इसके अंदर होगा, सब शेल होंगी 0 और 1, तो 0 में तो एक ऑर्बिटल होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए, 1 में 3 ऑर्बिटल होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं, बट मेरे को तो टोटली 6 करने हैं, 2 मैं भर चुका हूं, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन और भर दूंगा सेकंड शेल में। समझ में आ गया, सेकंड जो सब शेल है, ये कवर होने के बाद अब 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं मेरे को इन 3 ऑर्बिटल्स में, तो मैं पहले तीनों में ये -0 और +1 के अंदर पहले मैं एक एक इलेक्ट्रॉन भरूंगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरूंगा। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो वो पहले जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आता है सबका स्पिन +½ ही माना जाएगा अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन तो दूसरे वाला आएगा, फिर वो डबल पेयरिंग वाला आएगा, तो वो पेयर कर देगा इसको, किसी एक को पेयर करेगा वो, तो वो नेगेटिव स्पिन ही होगा उसका। क्लियर है, यस सर अब आगे समझ गया सर, आ गया ना मुश्किल था समझ सर। में। सर अगर n की वैल्यू चेंज हो तब भी है इसी में भरा जाएगा, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं पूरे ही टोटल। क्या क्या बेटा दोबारा बोलना, अगर n की वैल्यू कुछ और हो तब भी इसी फर्स्ट शेल में भरा जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, तो क्योंकि मतलब 6 दिए हुए हैं, तो इसीलिए। अरे n की वैल्यू 3 ले लेते हो आप, तो 3 की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, n की वैल्यू 3 ले रहे हो, क्योंकि वो तो सेकंड खाली वाले रह में जाएगी। हाँ यस सर वही, ये तो खाली रह जाएगी बेटा, यस सर, है ना, वो तो खाली रह जाएगी, n की वैल्यू 2 से ज्यादा लेने का कोई फायदा ही नहीं है। तो ये Okay, sir. अंदाजा लगाना आपको कि n की वैल्यू क्या होगी, खुद ही अंदाजा लगाना है, ठीक है, ये ऐसा कुछ है। क्लियर है, समझ में आया Yes, sir. सबको, यस सर। है ना। तो ये इस तरह से वर्क करता है। अब अगर मान लो कि मैं आपको बोलूं कि अब आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मैं बोलूं कि नाइट्रोजन के 7वें इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताओ, 7th इलेक्ट्रॉन की स्पिन फाइंड करो, सेम यही चलेगा, सेम यही Plus चलेगा, half. एक और एक्स्ट्रा, समझ में आया ना, सेम सारी कहानी यही चलेगी, एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। इसकी बजाय चलो अब हम कुछ और तूफानी करते हैं, है ना, सोडियम का इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं ना, थोड़ा आपको कंफ्यूज करेंगे। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉन, इनको मैं यहां से रब कर देता हूं, ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन लेते हैं, दैट इज Na, उसके अंदर 11वां इलेक्ट्रॉन है, 11th इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं 11th इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताओ। +½ ऐसे नहीं भाई, फाइंड करके बताना है। तो पहले तो शेल देखें, इसमें कम से कम 3 शेल होनी चाहिए डेफिनेटली, है ना। अब 3 शेल के अंदर सब शेल क्या होंगे, 0 1 और 2, ठीक है। आप 3 की जगह 4 ले लो, 5 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप काउंट करोगे तो अपने आप एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको जरूरी पता हो कि वो इतनी होनी चाहिए, ठीक है। आगे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब आपको एग्जैक्ट पता भी लग जाएगा कि थर्ड शेल में आएगा कि सेकंड शेल में आएगा, वो भी पता लग जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं पता लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी आ रही है थोड़ा बहुत। देखिए इसके लिए तो 1 ऑर्बिटल, इसमें -1 0 और +1 3 ऑर्बिटल, इसके अंदर -2 -1 0 +1 और +2 5 ऑर्बिटल।
हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 11 भरने हैं। 2 तो आ गए इसमें, एक ऑर्बिटल में, 6 आ गए इसमें, ठीक है, 8 हो गए, 9 10 11, मतलब नीचे वाले में 3 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। क्लियर है भाई? Yes, sir. तो इसमें ऑर्बिटल तो 5 है, नो डाउट टू इट, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ 3 ही भरने हैं, क्योंकि 6 और 2 8 और 3 11, तो 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं इस किसी भी ऑर्बिटल में। ये सब में सिंगल सिंगल भर दो, सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। 3 भर दिए, ये दोनों खाली है, ये दोनों खाली है। समझ में आ गया भाई? Yes, sir. अब बताओ 11वां इलेक्ट्रॉन जो है उसका स्पिन क्या होगा? प्लस हाफ होगा, क्योंकि सब सिंगल सिंगल भरे हैं। सिंगल ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है उसका प्लस हाफ ही क्या होता है? स्पिन होता है। क्लियर है? क्लियर हो गया बेटा? यस सर। सभी को समझ में आ गया? ठीक है, तो यहीं पर आज के लेक्चर का एंड करते हैं। तो आपको देखो ये सब तो बहुत आसानी से आ जाएगा, डोंट वरी, नो वरी अबाउट दिस। लेकिन ये जो है ना सब शेल और ऑर्बिटल्स, ये दोनों बहुत अच्छे से आने चाहिए। आ जाएंगे क्या? सर आ गए, इतना तो आइडिया। सर आ गए। ठीक है, आ गए ना? तो ये दोनों आपको निकालने बहुत अच्छे से आने चाहिए। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। तो मैं अभी लेक्चर को आपके एंड पास कर कोई रहा हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो ना तो वो भी भेज बेटा, देना। हाँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठाइए। नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाएंगे, तो आप लोग एनसीईआरटी के जितने मैक्सिमम कर सकें। इसके सोल्ड एग्जांपल्स की आपके पास बुक जो है वो शेयर्ड है ऑलरेडी, वहां से उठाइए। ठीक है, किसी का डाउट है